नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। तो आज टॉप लाइन्स में सबसे पहले और प्रमुख तौर पर न्यूज पंच में बात होगी कि आखिर कौन कर रहा है घुसपैठियों का समर्थन। जी हां, एक नहीं बल्कि दो लोगों के ऐसे बयान सामने आए हैं जो इस वक्त घुसपैठियों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी और साथ ही कांग्रेस से जिनका ताल्लुक है। तो ऐसे में आखिर क्या बयान दिए जा रहे हैं और किस तरीके से हो रहा है घुसपैठियों का समर्थन, बताएंगे विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जहां कांग्रेस एमएलए का अश्लील आचरण पर इस वक्त बड़ी कार्रवाई की गई है। कांग्रेस पार्टी ने ही इस वक्त कांग्रेस के एमएलए हैं उनको निलंबित कर दिया है पार्टी से। हालांकि उनकी विधायकी अभी रहेगी और एक विधायक के तौर पर वो अपना कामकाज करते रहेंगे। आखिर क्या कुछ अश्लील आचरण को लेकर के आरोप कांग्रेस के एमएलए पर लगे हैं, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां इजराइल ने यमन पर कहर बरपाया है और एक बार फिर से हमला किया गया है। और इस दौरान इस हमले में यमन की जो राजधानी है वहां पर यह हमला हुआ, जिसके बाद आसमान में आग के गोले ये देखने को मिले हैं, जिसकी ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज इन तीन प्रमुख खबरों पर करेंगे विस्तार से बात, जिसमें सबसे पहली और प्रमुख खबर बांग्लादेश से जुड़ी, जहां आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में इस समय अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। असम की हेमंत बिस्वा सरकार भी इस वक्त अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। एक एक व्यक्ति की पहचान की जा रही है। अगर कोई बांग्लादेशी नागरिक पाया जाता है तो उसे तुरंत बॉर्डर पार भेज दिया जाता है। और ऐसे में योजना आयोग की पूर्व सदस्य और समाज सेवी सईदा हमीद ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से राजनीतिक विवाद छिड़ चुका है। दरअसल सईदा हमीद का कहना है कि अल्लाह ने ये धरती इंसानों के लिए बनाई है, हैवानों के लिए नहीं। अगर कोई इंसान जमीन पर खड़ा है और उसे वहां से खदेड़ा जाता है तो ये मुसलमानों के लिए कयामत जैसा है। अब ये बयान उन्होंने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी अब हमलावर होती हुई इस बयान को लेकर नजर आ रही है। आखिर क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी का और किस तरीके से हमलावर है, बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं घुसपैठियों के नए पैरोकार। तो घुसपैठियों के नए पैरोकार इस वक्त नजर आ रहे हैं, जहां आपको बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें योजना आयोग की जो पूर्व सदस्य हैं सईदा हमीद, उनकी तरफ से बयान दिया गया और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेशियों को भारत में रहने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। बांग्लादेशियों को भारत से खदेड़ा नहीं जाना चाहिए। सीधे तौर पर सईदा हमीद अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं, जिसको लेकर ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान भी किया था और उनको भगाने की बात कही गई थी घुसपैठियों के समर्थन में। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसद भी उतर आए और उन्होंने कहा कि बेसहारा को सहारा देने का काम सरकार का है। ये बात उनकी तरफ से कही गई। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे देश में घुसपैठियों के खिलाफ अलग अलग जगह पर अभियान चल रहा है और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घुसपैठियों पर एक्शन का ऐलान लाल किले की प्राचीर से किया था, जिसके बाद अब इस तरीके का ये बयान सामने आया है। आखिर क्या कुछ कहना है योजना आयोग की पूर्व सदस्य सईदा हमीद और समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी, आपको सुनाते हैं। हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है? अरे भाई बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस and very detrimental to humanity. अरे इंसान हैं तो why can't human beings, अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है।
इंसानों के लिए बनाई है। सरकारों का काम ये होता है कि वो जो लोग बेसहारा हों उनको बसाया जाए, उनको सहारा दिया जाए। सरकारों का काम उजाड़ना नहीं होता। किसी भी वजह से कोई भी वजह रही हो कि वो 60-70 साल से चाहे उनके कागजात नहीं बन पाए हों या जो ज़मीनों के मुंतकली का जो है वो ना बन पाया हो, तो सरकारों का ये अखलाकी फरीज़ा बनता है, ये उनकी नैतिक आधार बनता है कि वो अपने शहरियों के लिए सहूलत दें, अपने शहरियों के लिए शिक्षा और सेहत स्वास्थ्य का इंतज़ाम करें। सरकारों का काम उजाड़ना और बिल्डोजर चलाना नहीं होता। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से अभी हाल ही में एसआईआर को लेकर भी काफी हंगामा देखने को मिल रहा है, विरोध प्रदर्शन भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से किए गए, लेकिन इसके साथ ही जो अवैध घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ जो एक्शन हो रहा है उससे भी परेशान कुछ वामपंथी इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त हमलावर है और सीधे तौर पर बांग्लादेशी प्रेम पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। मानवता के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, ये हमारी जमीन और पहचान का सवाल है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बौद्ध, ईसाइयों, हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं? सईदा हमीद भले ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सबसे करीबी हों, लेकिन उन्हें अवैध प्रवासियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। ये धर्म का नहीं बल्कि हमारी जमीन का मामला है। अगर असम जनसांख्यिकी रूप से कमजोर हो जाता है तो पूर्वोत्तर के बाकी राज्य भी भारतीय संघ के लिए शारीरिक रूप से खतरे में हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी और उनका गिरोह उन्हें मतदाता सूची में शामिल करना चाहता है और भारतीय नागरिक बनाना चाहता है। तो इस तरीके से हमलावर होते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू नजर आए हैं। यानी कि सीधे तौर पर एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से लगातार कागजों की चेकिंग हो रही है और इसके साथ ही जो अभियान चल रहा है अवैध घुसपैठियों के खिलाफ, उसको लेकर कितने परेशान है इस वक्त वामपंथी के नेता, वो हमने आपको दिखाया। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। ताजा अपडेट के लिए सीधा उनका रुख करते। शैलेंद्र, एक तरफ तो चल रहा है ये अभियान अवैध घुसपैठियों के खिलाफ और जो भी अवैध घुसपैठी पाया जाता है उसे तुरंत बॉर्डर पार उसके घर भेज दिया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता ऐसे हैं जिनको इससे परेशानी हो रही है। जो अभियान चल रहा है, जो एक्शन लिया जा रहा है, उससे काफी दर्द भी इस बीच झलकता हुआ नजर आया इन वामपंथी दलों के नेताओं का। ये देखिए कृतिका, समाजवादी पार्टी के एक नेता का आपने बयान सुनाया और एक जो योजना आयोग जब था नीति आयोग, तब उसकी सदस्य रही हैं। कितनी खतरनाक बात वो कहती हैं और कितनी चिंताजनक बात न कि अगर कोई है तो फिर बांग्लादेशी भी है तो उससे दिक्कत क्या है। हम जानते हैं कि भारत में ये कहा जाता है कि बड़ी संख्या में अवैध तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठिए वो कहीं ना कहीं पर छुपे हुए हैं जी। और अब ये सवाल उठता है, अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक खंडन नहीं आता या फिर एक ये माना जा रहा है कि मूक सपोर्ट है या तो फिर इस बयान का कि बीते कई दशकों में जो बांग्लादेशी अवैध तौर पर आए, क्या उनको एक समर्थन था कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकारों का उत्तर पूर्व में या फिर केंद्र के स्तर पर जो सरकारें कांग्रेस की रही है। क्योंकि आप बीते 75 वर्षों में देखें तो कुछ सालों को छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार रही है। तो ऐसे में पूर्व में योजना आयोग के सदस्य रही व्यक्ति का इस तरह से महिला का बोलना, ये अपने आप में काफ़ी गंभीर सवाल खड़ा करता है। और समाजवादी पार्टी के जो नेता कह रहे हैं, तो अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, अखिलेश यादव, फिर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं, उनको सामने आकर ये बताना चाहिए कि एक तरफ वो एसआईआर जो बिहार में हो रहा है उसमें जो वो तमाम सवाल उठा रहे हैं या फिर चिंता जता रहे हैं, और अब जब ये बात सामने आई है कि दो नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं तो उन पर उनका क्या कहना है। अगर इस पर खंडन नहीं आता या फिर इस बयान के खिलाफ एक तरह से ये उससे अलग नहीं किया जाता कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता या समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, तो फिर बीजेपी ये कह रही है ये क्यों ना माना जाए कि समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल जो स्टैंड है, जो आधिकारिक स्टैंड है, यही है कि वो उन घुसपैठियों के साथ खड़ी हुई है जो पहले से ही बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं भारत में किसी न किसी तरीके से रह रहे हैं, अवैध घुसपैठी है, या फिर कांग्रेस का भी वही स्टैंड है। तो अब ये बहुत गंभीर सवाल खड़ा हो जाता है कि कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी क्या ये चाहती है कि भारत में अवैध घुसपैठी जो आ गए हैं वो यहीं पर बने रहें? क्या आखिर स्टैंड है उनका, साफ करना चाहिए। बिल्कुल, और इसी के साथ में जिस तरीके से ये बयान अभी सामने आए हाल ही में,
तो उन बयानों को सुनकर यह भी लगता है कि शायद यही वजह है कि घुसपैठियों का आना लगातार जारी रहा। सालों से घुसपैठिए भारत में शरण लेते रहे हैं और किसी को कानो कान कोई खबर नहीं हुई। कृतिका देखिए, जब भी किसी देश में अवैध तौर पर कोई घुसपैठी आता है तो कई समस्याएं पैदा होती हैं। जी बिल्कुल। कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होती है, फिर दबाव पड़ता है प्राकृतिक संसाधनों पर, रोजगार पर दबाव पड़ता है, वो घुसपैठिए ले लेते हैं। और हमने देखा कि उत्तर पूर्व के कई जिले इस समस्या को बहुत एक तरह से देखें तो झेल रहे हैं और वहाँ एक बड़ा आंदोलन चला था। आप कुछ दशक पहले देखें कि कैसे उनका जो रोजगार है वो संकट में है घुसपैठियों की वजह से। और देश भर में ये कहा जाता है कि ये जो चुनौती है इस पर चर्चा होती रहती है, इस पर जो बुद्धिजीवी हैं, जो चिंतक हैं, वो अपनी बात कहते रहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या यूपीए के समय में या उससे पहले जो कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकारें रही हैं उनका रुख नरम रहा है? क्योंकि इस समस्या को कभी भी बड़े स्तर पर उस पर चर्चा का व्यापक मुद्दा नहीं बनाया गया कांग्रेस की तरफ से, या फिर जो उनके सहयोगी हैं आजकल, समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, जो बिहार में एसआईआर का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं, उन दलों की तरफ से। तो अब ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के प्रति कांग्रेस और उनके सहयोगी नरम सोच रखते हैं या फिर उनका रवैया क्या है, ये सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि इन नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो बेसहारा लोग हैं उनको सहारा देने के काम सरकार का है और बांग्लादेश भी कभी भारत का ही हिस्सा था। इसका मतलब ये थोड़ी कि सभी पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को सहारा दिया जाए। इसके साथ ही शैलेंद्र, अगर हम देखें तो एसआईआर की जब प्रक्रिया शुरू हुई थी तब से लेकर लगातार विपक्षी दल जो है इसका विरोध करते हुए भी नजर आए। शायद इसके पीछे भी यही मुख्य वजह है और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया गया विपक्षी दलों की तरफ से। देखिए कृतिका, कोई पहली बार मतदाता सूची में पुनरीक्षण नहीं होगा। जब कोई मृतक हो जाता है उसका नाम हटाना, जो 18 साल का नागरिक हो गया, वैध नागरिक है, उसका नाम जोड़ना, ये एक प्रक्रिया है, चुनाव के पहले होती है और त्रुटियां को लेकर तमाम बातें होती रहती हैं। लेकिन इस तरह बिहार में एसआईआर का विरोध करना, इससे कांग्रेस और जो आरजेडी है और तमाम जो सहयोगी दल हैं, फिर टीएमसी को लगता है कि बंगाल में भी होगा। तो हमने देखा कि जब संसद सत्र चल रहा था वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो फिर ये बताना होगा कि क्या आप आशंकित हैं कि जिन घुसपैठियों का किसी न किसी प्रपत्र के वजह से कोई मतदाता पहचान पत्र बन गया, इस बात की आशंका पहले भी जताई जाती रही है, तो क्या उनका नाम हट जाएगा इसलिए आप चिंतित हैं? क्योंकि अगर कोई वैध नागरिक है, अगर कोई भारत का नागरिक है, तो अगर उसका नाम किसी वजह से हटता है तो उसके पास तमाम विकल्प हैं। वो प्रपत्र सामने रख सकता है, वो दावा कर सकता है, और अगर गलती से नाम हट गया है तो वो जुड़वाने के लिए उसके पास पर्याप्त समय भी है। लेकिन ये समय और ये दावा अवैध घुसपैठी नहीं कर सकता। जो अवैध तौर पर भारत में घुसपैठी बनकर रह रहा है वो नहीं कर सकता। तो फिर क्या चिंता इसी बात की है? ये बीजेपी पूछ रही है। हमने देखा है कि कई बार कांग्रेस के नेताओं से, राहुल गांधी से और आरजेडी और बाकी दलों के नेताओं से, इंडी गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनसे, कि उनका आखिर मंशा क्या है वो बहुत स्पष्ट करना चाहिए। उनकी मंशा बहुत स्पष्ट है कि एक वर्ग का तुष्टीकरण करना है और तुष्टीकरण करते हुए उस स्तर तक जाना है जिससे देश के हित की चिंता नहीं रहेगी। देश के हित की चिंता नहीं है, देश की सुरक्षा की चिंता नहीं है, देश के चुनौतियों की चिंता नहीं है, बल्कि एक वर्ग का तुष्टीकरण और घुसपैठियों के प्रति फिक्रमंदी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़ी हुई, यानी कि कुल मिलाकर इस वक्त कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इस पर अपना पक्ष भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ अब अगली प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं। मलयालम एक्ट्रेस रिनी एन जॉर्ज और राइटर हनी भास्करन ने राहुल ममकुटाथिल पर अश्लील आचरण के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए राहुल ममकुटाथिल को पार्टी से ही बाहर निकाल दिया है, निलंबित कर दिया है। हालांकि एक विधायक के तौर पर वो अपना काम जारी रखेंगे। आपको बता दें कि दरअसल राहुल ममकुटाथिल केरल में कांग्रेस के पलक्कड़ से विधायक हैं। ये भी आपको बता दें कि इससे पहले राहुल ममकुटाथिल ने खुद ही युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा यानी रिजाइन कर दिया था। अश्लील आचरण के आरोपों के चलते भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राहुल ममकुटाथिल के इस्तीफे की मांग कर रही थी, जिसके बाद अब कांग्रेस ने यह बड़ी कार्रवाई की। आखिर पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको विस्तार से, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं अश्लील आचरण में फंसे कांग्रेस एमएलए।
तो पलक्कड़ से कांग्रेस के एमएलए हैं राहुल ममकुटाथिल, जो कि इस वक्त सस्पेंड यानी कि निलंबित कर दिए गए हैं पार्टी से। हालांकि एमएलए पर यौन शोषण के आरोप लगे हुए थे। फिलहाल अभी अगर हम देखें तो एक एमएलए के तौर पे वो अपना कामकाज जो है वो जारी रखेंगे। उनके ऊपर आरोप लगे थे और ममकुटाथिल के खिलाफ पहले से भी कई आरोप हैं। अभी हाल ही में जो आरोप लगे उससे भी पहले आरोप उनके ऊपर लग चुके हैं। मलयालम अभिनेत्री रिनी एंड जॉर्ज ने गंभीर आरोप राहुल ममकुटाथिल के ऊपर लगाए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि लेखिका हनी भास्करन ने भी गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए थे। लगातार जो वहां पर पार्टियां हैं वो उनके लिए विरोध प्रदर्शन कर रही थी। विपक्षी दल लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे थे कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ी कार्रवाई की और इस वक्त सस्पेंड कर दिया गया है राहुल ममकुटाथिल को। हमारे साथ हमारी सहयोगी विनाया इस वक्त जुड़ रही हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विनाया, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? कृतिका, राहुल ममकुटाथिल पालक्काड विधायक है, उनको कांग्रेस का प्राथमिक सदस्यता से बाहर कर दिया गया है इन आरोपों को कंसीडर करके, मगर उनका विधायक पद है वो अभी भी रहेगा। उनको विधायक पद से इस्तीफा कांग्रेस ने अभी तक मांगा नहीं है। ये सूचना अभी मिले है कि 10 के और कंप्लेंट इसी सेम मैटर में एआईसीसी की उधर पहुंच चुका है जी। वो जो कंप्लेंट जो दिया है उसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का रिश्तेदार लोग भी है। इन सबको राहुल ने वाग्दान दिया, वाग्दान के दौर पर उनको सेक्सुअली अब्यूज किया और उसके बाद उन लोगों को छोड़ दिया। ये दिक्कत हुआ है और अभी बात क्या हुआ है कि कांग्रेस ने सिर्फ उनको प्राथमिक उनका सदस्यता से बाहर कर दिया और बोला है कि अगर जी विनाया, अगर और केस और ज्यादा हो जाएगा, मगर ये बोल रहे कि ये किसी भी लड़की ने पुलिस कंप्लेंट नहीं किया है कि ये करके कि इसने मुझे सेक्सुअली अब्यूज किया है, तो इसलिए कंप्लेंट नहीं आया तो हम इसको इस्तीफा नहीं मांग रहे। ऐसा है कांग्रेस का अभी रीजन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनाया, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है, जहां मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। हवाई हमलों की बारिश, तबाही का मंजर और चारों तरफ चीख पुकार। इजरायली सेना ने यमन की राजधानी सना में कई जगहों पर हवाई हमले किए और ये हमला हूती विद्रोहियों द्वारा इजराइल की ओर से मिसाइल दागने की जिम्मेदारी लेने के कुछ दिन के बाद हुआ है। इन हमलों में कथित तौर पर एक बिजली संयंत्र और एक गैस स्टेशन को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया, तो वहीं यमन के आसमान में आग के गोले भी नजर आए। वहां इमारतों से आग की लपटें निकलती हुई नजर आई और इस हमले की जानकारी इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर दी है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के इस हमले के जवाब में गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल हमला किया। हालांकि इजराइल के आयरन डोम रक्षा तंत्र ने इन मिसाइलों को नाकाम भी कर दिया। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इजराइल का यमन पर बड़ा हमला। इजराइल की तरफ से यह बड़ा हमला यमन पर किया गया। यमन की राजधानी है सना, जहां पर जिसको टारगेट इस वक्त इजराइल की तरफ से बनाया गया है और आईडीएफ ने इसको लेकर एक्स हैंडल पर जानकारी दी है। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर ये मिसाइलें दागी गई हैं और मिसाइल दागने के बाद में चारों तरफ धुआं और साथ ही आसमान में आग के गोले नजर आए। राष्ट्रपति भवन और साथ ही कई तेल डिपो को भी इस दौरान इजराइल ने अपना निशाना बनाया है और इस हमले की अगर हम बात करें तो इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 86 लोग घायल इस हमले में बताए जा रहे हैं। हूती स्वास्थ्य मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है कि आखिर कितने लोगों की मौत इस हमले में हुई और कितने लोग घायल हैं। और हूती हमलों के बदले में इजराइल ने यह हमला किया था। हाल ही में हूती ने जो हमले किए इजराइल के ऊपर, उसके बाद उसके बदले के तौर पर इजराइल ने यह हमला किया है। हूती आतंकी समूह के कंट्रोल में इस वक्त सना है और हूती विद्रोहियों को ईरान समर्थन करता है। इसके साथ ही आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपना बयान भी जारी किया है और क्या कुछ इस बयान में जारी करते हुए कहा गया है वो आपको बताते हैं। दरअसल इसमें कहा गया कि यमन की राजधानी सना में स्थित हूती आतंकवादी शासन से संबंधित कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया, जिनमें वो सैन्य स्थल भी शामिल है जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है, अदार और हिजाज पावर प्लांट्स और एक ईंधन भंडारण स्थल।
इन सभी का उपयोग हुती शासन की सैन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। ये हवाई हमले इजराइल पर हुतियों द्वारा बार बार किए गए मिसाइल हमलों के जवाब में किए गए। ईरान समर्थित हुती गुट लगातार आम लोगों का इस्तेमाल आतंकवादी मकसदों के लिए कर रहा है। तो ये पोस्ट आईडीएफ की तरफ से की गई और साथ ही जो हमले इजराइल डिफेंस ने किए हैं उसकी तरफ से जानकारी भी दी गई है। और इसके साथ ही इस हमले के बाद में हुती विद्रोहियों की तरफ से भी एक बयान इस वक्त सामने आ चुका है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको बताते हैं। हुती अधिकारी अब्दुल कादिर अल मुर्तदा की तरफ से ये बयान सामने है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीनियों के समर्थन में कार्रवाई जो है वो जारी रखी जाएगी, यानी कि अभी भी फिलिस्तीनियों का समर्थन होगा। गाजा में अपने भाइयों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई और हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, ये बात भी हुतियों की तरफ से कही जा रही है। तो सीधे तौर पर जो स्थिति है मिडिल ईस्ट की वो इस वक्त लगातार बिगड़ती हुई दिख रही है। आखिर किन देशों पर इजरायली हमले हुए अब तक, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो कई देशों पर ये हमले किए गए हैं, जिसके बाद में बयान भी सामने आया फिलहाल हुती विद्रोहियों का, और अब तक 5 देश ऐसे हैं जिन पर ये हमले किए गए हैं। एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसमें इजरायली हमले की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले अब तक 5 देशों पर इजरायली हमला किया जा चुका है, जिसमें लेबनान है, सीरिया है, यमन इसमें शामिल है, ईरान शामिल है और साथ ही फिलिस्तीन भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन और गजा पर अधिकांश हमले हुए हैं और ये हमले के लिए ड्रोन, मिसाइल और साथ ही एयर स्ट्राइक का भी इस्तेमाल इन हमलों के लिए किया गया और हाल ही में ईरान को भी निशाना इजराइल की तरफ से बनाया गया था। तो सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट की जो स्थिति है वो उस पर अभी कहे तो स्थिति अभी फिलहाल सही होती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ गए, लेकिन उससे पहले सीधा रुख करते हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है बिहार के अंदर, आइए आपको सुनाते हैं। And the false promise of ever-increasing spirals of consumption leading to economic growth that will lift everyone under its socially, politically, economically sustainable circumstances in vast tracts of India in general, in particular छत्तीसगढ़। ये माननीय न्यायमूर्ति का निर्णय है कि आर्थिक व्यवस्था पर भाषण है, न्यू लिबरल वास्ट कंजम्पशन। ये देश सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल से चलता है, जिसमें क्या निर्णय होगा आर्थिक व्यवस्था का, क्या निर्णय होगा इसका, ये तो करने का काम विधायिका का है ना, कार्यपालिका का है ना, एग्जीक्यूटिव का है ना। अब देखिए इन्होंने ये देखिए, ये तो पैराग्राफ 74 पढ़ करके तो मैं तो शॉक्ड हो गया हूं। Whether such SPOs have been effective against Maoist Naxalite activities in Chhattisgarh, it would seem to be a dubious, if not a debunked proposition, given the state of affairs in Chhattisgarh. Even if it is so, the sake of argument that indeed the SPOs were effective against Maoist Naxalites, the doubtful gains are accruing only by the occurrence of a massive loss of fidelity to the Constitution. क्या मतलब है इस तरह की टिप्पणियों का? आज सच्चाई है ना कि माओवाद और नक्सलवाद बहुत कम हो गया। गढ़चिरौली में था, झारखंड में था, उड़ीसा में था, छत्तीसगढ़ में था। जो सिर्फ बंदूक की भाषा का, मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा हूँ पार्टी की तरफ से। मैंने उनसे कहा था हिम्मत है तो आ जाओ मैदान में, आप भी इलेक्शन लड़ लो, हमें हरा दो। तो सिर्फ गोली मारते हैं। तो ऐसे लोग जो खुलेआम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गोली मारते हैं, नेताओं को गोली मारते हैं, आदिवासी मित्रों को, भाई बहनों को गोली मारते हैं, आप उनके बारे में एक प्रकार का, मैं क्या कहूं, कंपैशनेट एटीट्यूड, भावनाओं से जुड़ा हुआ। और लास्ट में मित्रों मैं इतना ही कहूंगा, पैरा 75 में the state of Chhattisgarh immediately cease and desist from using SPO in any manner for countering, eliminating Maoist Naxalite activities, और भारत सरकार को भी यही निर्देश दिया।
और ये भी मैं कह देना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है जानना, मैं पैराग्राफ 74 पढ़ रहा हूं निर्णय का। बोथ द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ हैव sought to rationalize the use of special protection offices। तो दोनों भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार एक ही मंच पर थी कि ये जरूरी है नक्सलवाद को समाप्त करने। इस निर्णय को देने वाले, जिस निर्णय के कारण माओवाद की लड़ाई में धक्का लगा, आज वो विपक्ष के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। और श्रीमान राहुल गांधी जी, ये आप तो बहुत बोलते हैं, आपकी सरकार थी 2011 में, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो आपकी सरकार ने भी सलवा जुलूम के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक स्टैंड लिया था कि इससे माओवाद नक्सलवाद को रोकने में समर्थन मिला है। अगर आज वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं तो उनकी सोच क्या है, उनका पूरा अप्रोच क्या है, इसको कहने में क्या दिक्कत है भाई। मैं भी देश का छोटा मोटा वकील हूं, कानून मंत्री भी रहा हूं, कानून समझता हूं। हम निर्णय का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानून के छात्र के रूप में इसमें जो टिप्पणियां की गई हैं वो ठीक नहीं है। न्यू लिबरलिज्म, इससे माओवाद समाप्त नहीं होगा, ये निर्णय राज्य का है, ये निर्णय केंद्र का है। कैसा कंजम्पशन चलेगा, उससे क्या होगा, ये जो पूरा लंबा चौड़ा आपने भाषण दिया है वो जुडिशियल अप्रोच की परिधि से बाहर है। और मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, ये उनकी सोच का परिचायक है। दिस जजमेंट रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग अप्रोच of the author of this judgment, Justice Reddy, who is now the candidate of opposition for the post of vice president। तो अगर उसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए ये कितने उपयुक्त हैं, तो इनकी सोच, माओवाद के बारे में इनका झुकाव जो इस निर्णय से स्पष्ट होता है, ये तो बताने का अधिकार है कि नहीं है। इसी का तो संकेत दिया था माननीय गृह मंत्री जी ने। तो मैं माननीय न्यायमूर्तियों पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन विनम्रता से एक बात स्पष्ट कहूंगा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की टिप्पणी बिल्कुल उचित है। इसीलिए आज उनके सलवा जुलूम के फैसले को लेकर हम आए, तो मुझे लगा कि ये विषय बताना चाहिए। ये विषय बहुत ही गंभीर है और इस देश के लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति का पद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है। मालूम है ना आपको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तो उपराष्ट्रपति पद के लिए जिनको उम्मीदवार चुना है विपक्ष ने, उनकी सोच क्या है, उनकी समझदारी क्या है, उनकी नीति क्या है, उनका झुकाव क्या है, ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है। तो यही तो टिप्पणी हुई। तो इतनी ही हमें बात कहनी थी मित्रों। हम बड़ी विनम्रता से जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के बारे में जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने टिप्पणी की है वो बिल्कुल उचित की है, और उनकी सोच और पूरे माओवाद के बारे में उनका जो एक लगाव है अप्रत्यक्ष रूप से, वो इस निर्णय से स्पष्ट है कि जिस तरह की नीतियां फॉलो होती हैं उसमें एक क्रांतिकारिता बढ़ेगी। ये जज का काम नहीं है कि नीति सही है गलत है, नीति बनाने का काम सरकार का है। हाँ, नियो लिबरल शब्द, बाकी शब्द, कैपिटलिस्ट, बहुत कड़े कड़े शब्द हैं जो माओवाद से बहुत प्रभावित लगते हैं। धन्यवाद मित्रों। कोई सवाल हो तो बताइए इस पर।
तो बीजेपी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं उनका झुकाव इस समय नक्सलवाद और साथ ही माओवाद की तरफ है और देश में नक्सलवाद और माओवाद लगातार सिकुड़ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।